हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसका ये आज लेक्चर नंबर 13 होगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी प्रमेय नंबर 1.3 की। तो जिन बच्चों ने प्रमेय नंबर 1.3 नहीं देखी है वो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसकी मदद से हम लोग आज सिद्ध करेंगे। हम लोगों को प्रमेय 1.4 सिद्ध करनी है। और क्या सिद्ध करना है? उसमें सिद्ध करना है कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो ये √2 एक परिमेय संख्या है, ये बिना उस प्रमेय के सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए जो प्रमेय नंबर 1.3 है वो ज़रूर देखें। तो इस √2 को एक परिमेय संख्या सिद्ध करने का जो हमारा तरीका हमारी किताब में बताया गया है वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम लोग √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। किस मेथड से सिद्ध करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो कॉन्ट्राडिक्शन जो मेथड होता है, इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि कोई गलत तथ्य को सही एज्यूम कर लिया जाता है, सही मान लिया जाता है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में उस सही जो हमने मान लिया है, अजम्पशन जो हमारा रहता है, उस अजम्पशन को हम लोग सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। और अगर वो अजम्पशन सही सिद्ध नहीं हो पाता है तो जो भी सही बात होगी या जो सही तथ्य होगा उसको हम अपने आप बिना किसी प्रूफ के सत्य मान लेते हैं। ये बात शायद आप लोगों को समझ में न आई हो, लेकिन जब हम ये सिद्ध कर देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है तो ये बात समझ में आने भी लगेगी। तो इसकी जो शुरुआत है उस शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे? इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो इस बात के लिए होगा ही नहीं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज का डिस्कशन ये होगा हमारा इसमें कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम क्या मानेंगे? हम ये मानेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। और सारा का सारा डिस्कशन हमारा इस बात पर होगा कि क्या √2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर √2 परिमेय संख्या नहीं हुई तो हम मान लेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको शुरुआत करने के पहले हमको क्या एज्यूम करना पड़ेगा? हमको क्या मानना पड़ेगा? हमको मानना पड़ेगा कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो इस बात को हम लिखे ले रहे हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। और ये जो माना है हमने, ये हमारी परिकल्पना है। ये बात सही नहीं है, ये परिकल्पना है, हमारी अजम्पशन है। और सारा डिस्कशन जो होगा इसी परिकल्पना को लेकर होगा कि क्या ये परिकल्पना हमारी सही है या सही नहीं है। इसके बाद में हमने मान तो लिया कि परिमेय संख्या है, तो हम ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या अगर होती है तो उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। हमने परिमेय संख्या की डिफिनीशन पढ़ रखी होगी कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उनको परिमेय संख्याएं कहा जाता है। और जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होता। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः √2 बराबर P/Q। √2 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q ये दोनों क्या होंगी? ये दोनों पूर्णांक होंगे और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमने डिफिनीशन से सीखा है कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और P और Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0।
अब बात आती है कि यहाँ पर P और Q क्या ऐसे पूर्णांक हैं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब यह है कि क्या P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर है तो हम क्या कर लेंगे कि P और Q को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करा लेंगे, ठीक। और ये भी मान सकते हैं कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। माना P व Q का कोई एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब हम, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम क्या कर लेंगे, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P व Q को विभाजित करते हैं और हम पाते हैं कि जब हम लोग P और Q को जो भी इसका कॉमन फैक्टर होगा उससे हम लोग जब इसको विभाजित कर देंगे तो P और Q नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा A और B। हमने मान लिया विभाजित करने के बाद जो नया नंबर बनेगा वो बनेगा A और B। अब A और B क्या होंगे, जहाँ A व B सहअभाज्य, इसको इंग्लिश में कहेंगे कोप्राइम। जहाँ A व B सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब ये हो गया कि अब इनका A और B का गुणनखंड एक के अतिरिक्त और कोई भी नंबर नहीं होगा। मतलब A और B का जो गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, वो सिर्फ एक होगा। इसको भी हम यहाँ पे लिख दें, अर्थात A व B का या A व B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें हमने क्या लिखा कि A और B जब को प्राइम हो गए, सहअभाज्य हो गए, तो A व B में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बिल्कुल इस तरह से जैसे P और Q कोई 40/30 रही होगी संख्या, P 40 रहा होगा, Q 30 रहा होगा, तो इसके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या होगा, वो 10 रहा होगा, 10 और 10। फिर हमने क्या किया, 10 से दोनों को विभाजित कर दिया, तो हमारे पास नया नंबर जो आया वो आया 4/3। इसी को हमने कह दिया कि ये A है और ये क्या है, B। तो वही जो संख्या पुरानी थी हमारी वो P/Q थी और उसमें कोई ना कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित था। फिर हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड से P व Q को विभाजित कर दिया, तो हमारे पास नंबर आ गया A/B 1/2। अब A/2 क्या हो गया, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और इसका मतलब ये होता है कि सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि A और B में
एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब बात आती है कि जो बात हमने यहाँ लिखी है, ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्या ये बात पूरी तरह से सही है? ये जो बात हमने लिखी है, क्या ये बात पूरी तरह से सही है? अब हम लोग इसकी जांच करेंगे कि क्या वास्तव में ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी की मदद लेंगे, √2 बराबर a बटे b की। इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं हम कि a बराबर, तिरछी गुणा करा देंगे, a बराबर √2 गुणे b। इतना कराने के बाद में क्या कराया हमने, इन दोनों पक्षों का वर्ग करा दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसके लिए हमने दोनों पक्षों का वर्ग कराया। वर्ग कराने पर हमको क्या मिलेगा, a² बराबर, ये अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2, या इसे लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर लगा लेंगे तो स्क्वायर इसका हटा देगा, अंडर रूट 2 पर अलग आ जाएगा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हल करने पर आएगा, ये कट जाएगा, आएगा 2b²। इसको मान लिया समीकरण 1। अब यहाँ से एक चीज़ सामने आई कि a² के जो 2 गुणनखंड हैं वो 2 है और b² है। a² का गुणनखंड 2 है और b² भी है। इसका मतलब ये हुआ कि a² को 2 विभाजित कर देगी। 2 विभाजित इसलिए कर देगी क्योंकि a² का गुणनखंड है 2। अतः a² या ऐसे लिखें, अतः 2 a² को विभाजित करता है। 2 संख्या 2 जो है वो a² को विभाजित करता है। 2 क्यों विभाजित करता है, यहाँ से स्पष्ट हो रहा होगा, क्योंकि 2 a² का एक गुणनखंड है और गुणनखंड होने की वजह से a² को विभाजित कर देगा। अब जब a² को विभाजित कर देगा तो हमने प्रमेय पढ़ी है 1.3, उसकी ज़रूरत यहाँ पे है। उसमें क्या हमने पढ़ा, उस पर हमने पढ़ा था कि कोई नंबर अभाज्य संख्या होती थी p और वो a² को विभाजित कर देती थी, तो p जो है a को भी विभाजित करेगी। a² है यहाँ पे और यहाँ क्या है, a है। अगर p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। ये हमने पढ़ा है प्रमेय नंबर 1.3 में। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो इसको पढ़ लें। तो यही इसमें जो है p का स्थान ले लिया है 2 ने। ये 2 अगर a² को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। अब जब a को विभाजित करेगा, 2 a को विभाजित करेगा, तो इसका मतलब है कि a का गुणनखंड हुआ 2। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये जो बात है, इस बात को गलत साबित हो गई इस वाली लाइन से। गलत इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे से पता चल रहा है कि a का कोई गुणनखंड नहीं है एक के सिवा, और यहाँ से पता चल रहा है कि a का गुणनखंड 2 है। क्यों? क्योंकि 2 a को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 a का गुणनखंड होगा।
अब यहीं पर बात ख़त्म नहीं हो रही है, इसके बाद भी हम लोग एक चीज़ और चेक करेंगे कि क्या जिस तरह से ए का कोई गुणनखंड 2 आया है, क्या बी का भी कोई गुणनखंड है। तो इसको भी हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि बी का गुणनखंड है तो बी का गुणनखंड कौन सी संख्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको इसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी लाइन को 2a को विभाजित करेगा, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसमें क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि क्योंकि 2a जो है विभाजित हो रहा है 2 से, तो विभाजित होने पर क्या आएगा वो हमने मान लिया c आएगा। ये हमने अपनी तरफ से माना है कि a को 2 से विभाजित करेंगे तो c आएगा, और a का मान यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर 2c। ये त्रिछी गुणा होगी तो a बराबर 2c आएगा। यह मान क्या करेंगे, यह मान मतलब a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी क्या बनी थी, समीकरण 1 बनी थी a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। यहाँ पर हम a स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2c, तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा b स्क्वायर। यहाँ से हम देख सकते हैं कि a था, a की जगह हमने मान लिया 2c और स्क्वायर भी लगा है, तो कितना आ गया 2c स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो इसका हल जो आएगा वो आएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा c स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर। यहाँ पे 2 छूट रहा है, यहाँ पे 2b स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, यहाँ पर भी 2। अब इसको डिवाइड कराएंगे तो 2 इसको डिवाइड कर देगा, तो यहाँ इधर कितना बचेगा b स्क्वायर और इधर बचेगा 2c स्क्वायर। तो हमने अभी अभी देखा था कि जिस तरह से a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर आ रहा है, उसी तरह से b स्क्वायर भी 2c स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अतः 2b स्क्वायर को विभाजित करता है। जिस तरह से 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा था उसी तरह से 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। बिल्कुल ये प्रमेय से विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमने प्रमेय नंबर 1.3 में पढ़ा है। ठीक, ये बात यहाँ पर भी लिख देंगे, प्रमेय 1.3 से। अब क्या स्पष्ट हो गया है, अब स्पष्ट ये हो गया है कि जो हमने लिखा था a व b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि ये बात गलत सिद्ध हो गई। a और b में दोनों में क्या है, इनके 1 के अतिरिक्त गुणनखंड आ चुका है। कौन सा वो नंबर है, a को विभाजित करने वाला नंबर 2 है और b को भी विभाजित करने वाला नंबर 2 है। तो इस बात को भी हम यहाँ लिख लेंगे। अतः स्पष्ट है कि a और b में कम से कम
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। ए और बी में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो जब 2 आ गया तो ये इस बात का विरोध कर रहा है कि ए और बी के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इससे इसका विरोध प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, इससे इस बात का विरोध प्राप्त होता है कि ए और बी में से एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो स्टेटमेंट हमने यहाँ लिखा था वो क्या हो गया, वो गलत सिद्ध हो गया। और ये गलत क्यों आया, ये विरोधाभास क्यों आया? ये विरोधाभास इसलिए आया क्योंकि हमने यहाँ जो परिकल्पना कर रखी थी वो परिकल्पना गलत थी। क्या परिकल्पना गलत थी? ये गलत परिकल्पना थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें इसका कारण भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे कि ऐसा क्यों हुआ। यह विरोधाभास इसलिए है कि हमारी परिकल्पना त्रुटिपूर्ण है, रॉन्ग है। कि परिकल्पना क्या थी कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमारी जो परिकल्पना थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये कैसी है? ये त्रुटिपूर्ण है। इसलिए यह अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से हमको सिद्ध करना होगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जो बात हमने स्टार्टिंग में बताई थी वो सही, उसको ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट था। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट था जिसका हमने मान लिया था, एज्यूम कर लिया था कि ये एक इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया था। फिर क्या किया, इसको परिमेय संख्या P/Q सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, ये हमारा प्रयास एक तरह का था कि जिससे हम ये सिद्ध कर सकते थे कि P/Q एक परिमेय संख्या है, या √2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि क्या हो गई, त्रुटिपूर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि ये विरोधाभास आ गया कि ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस बात का विरोधाभास प्राप्त हुआ, जिस वजह से ये सिद्ध नहीं हो पाया कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब ये सिद्ध नहीं हो पाया कि √2 एक परिमेय संख्या है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब हम लोग √3 के लिए सिद्ध करेंगे तो यही स्टेप हमारे रहेंगे। तो ये होमवर्क है जिसमें हमको सिद्ध करना है, जिसमें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सभी बच्चे अपने आप सिद्ध करेंगे।